सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। सो गाइस, चौंक गए ना? इस बार तो हमने कर लिया पेपर हैक, और मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस कि पेपर हैक कैसे करते हैं ये कोई हमसे पूछे। क्यों पीयूष सर? तो पेपर हैक आपने किया कैसे सर? फिर ये जानने वाली बात होगी। बच्चों को तो बड़ा एक्साइटेड रहा होगा ये सुन के कि पेपर हैक कर लेते हैं सक्सेस मंत्रा वाले। कैसे पेपर हैक किया है आपने? थोड़ा बताइए, एलैबोरेट कीजिए जरा इस बारे में। सर मुझसे बेहतर आप जानते हैं ये तो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये पेपर हैक हुआ है तो ये मैं कह सकता हूँ एक ओवर स्टेटमेंट जा रही है, बट स्टिल आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे 1 ईयर प्रोग्राम में या क्रैश में, यू ऑल हैव डेफिनेटली गॉट दिस थिंग राइट कि इस बार का CA GK का सेगमेंट बिल्कुल वैसा रहा जैसा हमने आपको बताया था। ना सिर्फ इतनी सी बात, आप में से बहुत सारे लोग OSC बैच में भी रहे और उनके पास तो काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा डिलीवर हुआ है जिसके बारे में हमने चर्चा क्लास में एज इट इज़ की थी। इवन इन आवर क्लासरूम प्रोग्राम, ऑफलाइन बैचेस हों चाहे ऑनलाइन बैचेस, लगभग सारा का सारा कंटेंट क्वेश्चन नंबर 27 जहाँ से जीके का सेगमेंट स्टार्ट हुआ और जहाँ तक गया 52 क्वेश्चन नंबर तक, आपको ये देखकर लगेगा कि ये तो हमने या तो मॉक में देखा है या हमने क्लास में डिस्कशन में पढ़ा है। ऑल इन ऑल आपको ये लगेगा कि सारी की सारी चीज़ें वही है जो एज इट इज़ क्लास में आपको दिया गया था। प्रवाहिनी काम आ गई, क्लास नोट्स काम आ गए, और चाहिए क्या आपको? हमने तो कर दिया पेपर पूरा हैक। क्या कहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल सर। देखिए, अगर आप साल भर मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ लगते हैं और बच्चे अगर आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि टीम वर्क रहता है, प्रॉपर टीम वर्क है, और टीम में देखिए क्या है कि डिलीवरी वाले दिन, जिस दिन डिलीवर करना है उस दिन अगर आप बेस्ट डिलीवर करके आता है आपका स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो टीचर्स को ही होती है। और डेफिनेटली जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ रहे, जो देखे रहे, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े रहे, है ना, इन्होंने वीडियोस वगैरह देखे, कंटिन्यू रहे हमारे, चाहे वो डिजिटली प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो क्लासरूम प्रोग्राम हो, है ना, सभी से जुड़े रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल क्रैक इट, है ना। इट्स सो ईजी, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन नॉट सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ टोकना चाहूँगा, क्वेश्चन नहीं, इवन ऑप्शंस तक, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो भी एकदम वैसे ही रिजेंबल करते हुए नजर आए एग्जाम पेपर में, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किए हैं या मॉक में जो हमने पोर्ट्रे किए हैं उस तरह से, है ना। तो इसी वजह से जो मेरे भी कुछ बच्चों से बात हुई, डेफिनेटली आपकी भी बात हुई होगी, तो उनका भी यही कहना था कि यस सर, बिल्कुल जैसा आपने पढ़ाया एकदम सेम टू सेम, लगभग वैसा ही पेपर जो है देखने को मिला। उसमें कोई नई बात नहीं है बच्चों। अगर आप डेडिकेटेड होकर साल भर अगर तैयारी करते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, है ना, अच्छे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन से जुड़कर टीचर्स के साथ उनके मेंटरशिप में अगर आप तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस को आप पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए सर, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बताएं बच्चों को कि कैसे क्लासरूम प्रोग्राम हेल्प किया है बच्चों को इस एग्जाम में, है ना। जैसे कि यहाँ पोर्ट्रे है, थोड़ा करंट अफेयर का जो सेक्शन आया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ, मुझे लगता है कि ये जीके का पोर्शन है, जलियांवाला बाग का पहला पैराग्राफ ये देखने को मिला है, और डेफिनेटली आपके ये कोर्स से है, आपके नोट्स से है, तो डेफिनेटली इट्स ओवर टू यू। बताइए जरा थोड़ा कि कैसे ये रिजेंबल करता है प्रोग्राम से। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो सरप्राइज एलिमेंट क्लैट ने प्लान किया था, आपके लिए तो सरप्राइज नहीं था। तो जैसा हम लोगों ने जलियांवाला बाग पे चर्चा की थी, क्लैट कंसोर्शियम ने एज इट इज वही चीज़ें पूछ ली हैं। जलियांवाला बाग से रिलेटेड इंसिडेंट पर चर्चा हमने क्लास में पैसेज फॉर्म में भी किया हुआ था, और डिटेल्ड एक हमने इस पे एनालिसिस भी किया हुआ था। और अगर आप पहला पैसेज देखोगे तो एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड है, एक्सेप्ट कहीं और से लिए गए ऑब्वियसली, बट पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हिस्टोरिकल है। जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के एक साइलेंट क्राउड पर जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था। इसी पर ये पैसेज पूछा गया है। अगर क्वेश्चंस पे भी आप जाओगे तो यू विल फाइंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट। इसमें कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। येस, देयर इज वन कैच जो हम लोग थोड़ा सा इस पूरे पेपर में देखेंगे। एंड अगेन, मैं फिर अब ये क्लैट 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए एक नोट ऑफ एडवाइस है ये। गाइज, अभी तक क्लैट ने जब लास्ट 2020 में पैटर्न चेंज किया है, व्हाट यू विल, अभी तक की अगर मैं बात करूं तो व्हाट यू विल फॉलो इज, कोई भी पैसेज से आंसर्स मिलने की पॉसिबिलिटी वाज वेरी ऑब्सोलीट।
तो आई होप सर भी अग्री करेंगे इस Definitely, चीज पे कि definitely. हम लोग के जो पैसेजेस पेपर में पूछे गए हैं उस पैसेज से जीके के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे आंसर उसमें से, एंड दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द फैकल्टीज इवन सेड कि भाई आप डोंट गो थ्रू द एंटायर पैसेज, इंस्टेड स्टार्टिंग का कुछ पढ़िए, लास्ट का पढ़िए और उसको कंसोलिडेट कर लो। जीएस में तो पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा एक कंसेप्शन सा बन गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। देखिए आप इस बात को समझिए कि एग्जामिनेशन हॉल में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं चीज़ें, है ना, पैटर्न होता है, कभी कुछ क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, है ना। तो एग्जाम है, उसका नाम ही एग्जामिनेशन है, एग्जाम आपको टेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे आपकी, तो आप जो तैयारी करके आए हैं, है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। तो इस बार ये भी आई थिंक कुछ नया था कि भाई आपका टाइम वेस्ट कराया जाए, आप पैराग्राफ पढ़िए, है ना। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी रही हो क्लैट की आपको एनफोर्स किया गया कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो विद इन द पैराग्राफ देखने को मिले हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, और जो अभी के टाइम पे एक स्टैंडर्ड मीजर हम लोग लेकर चल रहे थे कि भाई जीके के पैसेज या जीके के क्वेश्चंस में यू डोंट हैव टू स्पेंड मच ऑफ द टाइम, 10 मिनट 8 से 10 मिनट इज एनफ और मोर देन एनफ, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर पैसेज, इंस्टेड यू जस्ट हैव टू ब्रश इट अप। एक बार स्टार्टिंग पढ़ा, एंड पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट निकाला, क्वेश्चंस पे आ गए, बिकॉज क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स आपको पैसेजेस में नहीं मिलने। दैट इज व्हाट द आइडियल नोशन वाज, ठीक है। ये एक परसीव्ड नोशन चलता हुआ आ रहा था, एक स्टीरियोटाइपिंग हमने की हुई थी, which has now been breached। यहाँ पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस पैसेज में। इस बार के पेपर में काफी पैसेजेस ऐसे हैं, जीके के आंसर्स भी पैसेजेस में से मिल रहे हैं, which we were not expecting, दो हम काफी हद तक ये, क्योंकि मॉक में हमारे काफी सारे जगहों पर आपने अगर, हाँ, आप में से अगर किसी ने भी लास्ट वाला मॉक दिया है जो हमने ऑल इंडिया मॉक निकाला था, उसमें यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे एज इट इज मिल जाते, पैसेज में कुछ पैटर्न आप कह सकते हो कि उस तरीके का डिकोड हमने किया हुआ था। नेवरदलेस द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज, चाहे पैसेज से मिले आंसर, चाहे आपको थोड़ा सोचना पड़े आंसर ढूंढने के लिए, जो कि हमने आपको पढ़ाया था उस बेसिस पे आप चले। द अल्टीमेट रियलिटी इन दिस एग्जाम वाज, अगर आपने हमारे साथ क्लासेस की थी, अगर आपने मॉक पेपर्स किए थे, अगर आपने थ्रू आउट दिस सेशन कॉन्शियसली फोकस्ड रहकर पढ़ाई की है, नो मैटर व्हाट, ये पेपर आपको इजी लगेगा, मॉडरेट नहीं लगेगा। डिफिकल्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हैक्ड इस सेंस में ये पेपर हो गया था, नजर आता है। तो पहला पैसेज अगर हम देखें तो हिस्ट्री पर बेस्ड है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजीली आप समझ पा रहे हैं, इवन आंसर्स भी आपको मिल रहे हैं। डेट भी नहीं पूछी है उसने, हाँ, he didn't ask the date कि डेट भी बता दीजिए आप, है ना। यहाँ पर अगर क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर ले जाते तो वो आपसे डेट पूछते, बट they haven't even asked that question, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा आपको लॉजिकल वे में आंसर्स करने थे, एंड देन कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस्ड ऑब्वियसली थे। और दूसरा जो पैसेज है, प्रवाहिनी खोलते साथ ही आपको एज इट इज सर की चीजें याद आ जाती। और सर अब ओवर टू यू सर। एक बार इजराइल हमास वॉर जब मुझे अच्छे से ध्यान है, जब स्टार्ट हुआ तो मैंने क्लास में ये बोला था सर कि आप ये दो वॉर पढ़ जाइए, इजराइल हमास वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर, है ना। इसमें से डेफिनेटली एक पैसेज आपको मिलेगा, और वो हुआ भी। इजराइल हमास वॉर जो है इस साल का था, रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ा सा पुराना हो गया, तो उसको उसने स्किप किया, और डेफिनेटली इसको उसने पूछा। और रशिया यूक्रेन पे एक्चुअली पिछले साल पूछ चुका है वो क्वेश्चन, तो रिपीट तो वो करता नहीं, तो इस बार उसने जो है पैटर्न बता दिया कि बिल्कुल। हम लोगों ने क्लास में आर्मेनिया अजरबैजान की भी चर्चा की हुई थी कि भाई अगर ये नहीं आया तो आर्मेनिया अजरबैजान आपसे पूछा जा सकता है, नागोर्नो काराबाख वाला सेक्शन जो है डेफिनेटली। तो मतलब फेवरेट ग्राउंड रहा है, मतलब क्लैट का ये फेवरेट ग्राउंड रहा है, यहाँ पर वो पूछता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस जो है उसने पूछे हैं, तो उसमें ये देखने को मिला है कि बहुत ही, देखिए, इजी टू मॉडरेट टाइप के ही क्वेश्चंस जो है उसने पूछे, है ना। कि भाई क्या रीजन है कि पैलेस्टाइन में इन्वेड किया है इजराइल, एक वैलिड रीजन। क्लासरूम प्रोग्राम में हमने आपको, जब सर ने भी आपको जीके में पढ़ाया होगा, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताया हुआ है ना, किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और किस तरह सेटलमेंट चीजें। देखिए, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करी है ना, अगर आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानते हैं उस चीज का, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, है ना। दूसरे वाले, हाँ सर, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे सर ने प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट आपको डिस्कस किया, वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जीके के सेशन में इवन डिस्कस्ड द इवेंट्स दैट हैपेंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो।
हम लोगों ने सोलोमन टेम्पल से लेकर इनर टेम्पल की बात की, अल अक्सा मॉस्क की बात की, तो हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो यही एक बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल वे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर डिस्कशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ वेयर इट हेल्प्स। अगर ये चीज़ें हम सपोज शॉर्ट टाइम लेकर करते हैं तो सिर्फ आप मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्स पढ़ते हो। बैकग्राउंड एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, सी to know something about the history is one thing, and to decipher it according to the facts and to set it in a chronological manner is very important। ठीक है, तो जब आपके पास इवेंट्स की एक लिस्टिंग होती है कि कब क्या घटना घटी, घटना क्रम क्या था, घटना चक्र क्या था, इन दैट वे इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू सम इट अप। तो ओवर टू यू सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें और इनको हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे इसमें आपको ऑटोमन रूल है ना, जैसे पहला ही ऑप्शन पढ़ेंगे ना आप इस क्वेश्चन का, तो ऑटोमन रूल आपको देखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने वर्ल्ड वॉर 1-2 नहीं पढ़ा है, ऑटोमन रूल नहीं पढ़ा है, वो नहीं जानता है, इस्तांबुल वाला सेक्शन उसको नहीं पता, वो ही कांट इमेजिन नहीं कर सकते आप, है ना, कि ऑटोमन रूल का क्या हश्र हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। उसके बाद आप इंतफाद, फर्स्ट इंतफाद, रिलीजियस एक तरह से एक थोड़ा सा रिलीजियस वर्ड है ये, है ना। जब क्लास में हमें इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बच्चों को बताया था क्या मतलब है ना, लेबनान में किस तरीके से राइज हुआ चीज़ों का, ये सब मैंने उनको बताया वहाँ पर, है ना। हमास का राइज बताया, समझाया, है ना। तो जो हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें, जो साइड थिंग्स होती हैं, जो कोर फैक्ट्स ना होते हुए जो साइड की थिंग्स होती हैं, दे ऑल्सो हेल्प टू क्रैक दी ऑप्शन। अगर आप जब ऑप्शंस के साथ जाते हैं ना बच्चों, तो आपको वो सब हेल्प करती हैं, वो चीज़ें आपको हेल्प करती हुई नजर आएंगी एग्जाम हॉल में, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखें कि हमास ने जो अटैक किया है इजरायली मिलिट्री फोर्स के ऊपर, तो उसका क्या रीजन आप देख रहे हैं, है ना। तो ये सब क्लास में डिस्कस्ड है। योम किपर वॉर, 6 डे वॉर, ये सब बताया हुआ है ना। तो वरना बच्चों को नहीं पता गल्फ वॉर, इराक वॉर क्या अंतर है। यू कांट इवन सेपरेट दी गल्फ वॉर एंड इराक वॉर अगर आपने क्लासरूम प्रोग्राम डिटेल में नहीं किया है तो आपको तो चारों ऑप्शन एक जैसे से नजर आएंगे, है ना। तो जैसे मैं एक अदर वहाँ बाहर एक बच्चे से मिल रहा था, ही इज नॉट इवन फ्रॉम द आवर फैमिली, सक्सेस मंत्रा फैमिली, तो इराक वॉर लगा के है। अब इराक का इससे क्या लेना देना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करती हैं टू सेपरेट आउट दोज अननेसेसरी ऑप्शंस जो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेलिंग, क्लास की डिटेलिंग, जो क्लास में पढ़ाई जाती हैं, सर जो पढ़ाते हैं, है ना, क्लास में जो हमारी टीम जो मेहनत करती है ना। तो कभी कभी पेरीफेरी पे बताई हुई चीजें भी कभी कभी मेन आर्टिकल बन जाती हैं, है ना। जो पेरीफेरल थिंग्स होती हैं वो कभी कभी मेन आर्टिकल बन जाती हैं, न्यूज में आ जाती है। जैसे ये अगला वाला, जस्ट सिंपल कि इंडिया 4th कंट्री बन गया है सरफेस ऑफ मून को टच करने वाला, है ना। चंद्रयान 3 पे अब इस पे आई थिंक प्रवाहिणी में भी है और सर ने भी बताया है, इस पे वीडियो भी बनाए हैं, इवन शशांक सर का भी इस पे वीडियो है, हमारी जीएस मैराथन भी इस पे रही है ना। अब बताइए सर, क्या रोवर और इसके लैंडर के बारे में आप एक बार मेरे से जिक्र भी कर रहे थे, बताइए इसके बारे में। कुछ टॉपिक तो ऐसे थे इस बार गाइस जो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इवन वो इतने ज्यादा हमारे कनेक्शन में आ चुके थे कि अब हमें लगता था कि ये तो रट्टे हुए हैं, मतलब इसमें देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं रह गई कि भाई ये हमने बोलते ना घोल कर पी लिया है। दिस वाज वन ऑफ दोस टॉपिक। या इवन अभी जो सर अभी जिक्र आपके साथ कर रहे थे इजराइल वॉर की, इजराइल पैलेस्टीन वॉर में जो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, तो अगर आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं अगेन एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आपके लिए ये बहुत ईजी था बट इट वॉजंट ईजी, जैसा सर ने भी बोला कि बाहर वाले स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया है, दे विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज। और अगर आप लोगों को याद हो, एंड आई नो आप में से मेजॉरिटी को ये चीज़ याद होगी कि हम लोगों ने इवन ये इस पर भी चर्चा की थी क्लास में कि अलग अलग अगर वो ये टॉपिक पूछेगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट पहले क्लार्क ने एक बार इंडिया चाइना पूछा हुआ है, देन इंडिया नेपाल पूछा हुआ है, देन इंडिया रशिया पूछा हुआ है, तो इंडिया इजराइल आने के चांस, सॉरी आपका इजराइल पैलेस्टीन आने के चांसेस वर देयर। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक और है कि हम जब इस चीज़ का एनालिसिस कर रहे थे इजराइल पैलेस्टीन, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हमने पढ़ा है तो आपको मैंने कुछ वेज बताए थे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सर्टेन लिमिटेशंस में अगर रहोगे, क्वेश्चंस के जो पूछने का एक मॉडस ऑपरेंडी है उसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। मैंने आप लोगों को इस तरीके से भी बताया था, जैसे अल अक्सा मॉस्क आपको लेफ्ट में प्लेसेस दे देगा कि भाई गोलान हाइट्स या इस तरीके से 4 प्लेसेस आपको दे दिए, एंड ऑन द राइट आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी में है।
तो हम लोगों ने उस कॉन्टेक्स्ट तक जाकर चीजें डिस्कस की डिटेल थी। में, एग्जैक्टली डिटेल सर, में। बिल्कुल बिल्कुल उस डिटेल तक और जाकर सर ने भी आपको प्रवाहिनी में जो चीजें पढ़ाई उसके बाद हर टॉपिक का जो एक इन डेप्थ एनालिसिस आपको दिया, दैट इज वेयर इट हेल्प्स। जैसे आप बता रहे हैं ना सर, जिसका इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे तो उसने कंफ्यूज किया है लैंग्वेज में। हाँ, कि exactly. प्रोटेस्ट हुआ है इसलिए क्योंकि पैलेस्टाइन सेटलमेंट हुआ है वेस्ट बैंक में। अरे वेस्ट बैंक तो है ही पैलेस्टाइन, हाँ। वहां क्या पैलेस्टाइन सेटलमेंट होगा? वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट के अगेंस्ट में ये हुआ। तो अब बच्चों को पता ही नहीं है वेस्ट बैंक क्या है। इवन मैं आपको बताऊं, बच्चे मेरे से पूछते थे सर जो वेस्ट बैंक क्या है जरा बताओ, तो उन्हें पता ही नहीं जॉर्डन नाम की रिवर है कि नहीं है ना। तो वो जो डिटेलिंग क्लास में दी जाती है कि जॉर्डन रिवर है, उसका वेस्ट बैंक, तो वो आपकी चीजों में आपके माइंड में जब रिजेंबल करती हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी कॉन्फिडेंस आपको वो देखने को मिलेगा, है ना। गाजा स्ट्रिप कहाँ ब्लॉकेड लगा हुआ है, कहाँ रिफ्यूजी कैंप्स बने हैं। सर ने एक बार एक बच्चा मेरे सामने डाउट पूछ रहा था सर से कि रिफ्यूजी कैंप के बारे में, है ना, तो सर बता रहे थे उसको कि सदर्न बॉर्डर नॉर्दर्न बॉर्डर में। तो इस लेवल तक जाकर जो है क्लासरूम प्रोग्राम में जो है बच्चों तैयारी यहाँ पर होती है, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर डेफिनेटली जो है आपको देखने को मिलेगा। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे आप लोगों की क्लास जो पीपीटी मॉड्यूल में क्लास हो रही है, जो प्रोजेक्टर्स पर आपको चीज़ें सर बताते हैं, जिसमें सर मैप पे एनालिसिस आपको करते हैं, दिस इज वेयर इट हेल्प्स। सी आपको अगर यही नहीं पता होगा कि इसराइल के आस पड़ोस में कंट्रीज कौन सी हैं, आपको यही नहीं पता यमन किधर है लोकेशन में, या फॉर दैट मैटर जॉर्डन कहाँ है, लेबनान कहाँ है, सीरिया किधर है, अगर आप इराक ईरान आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिकोड दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि एग्जाम में बड़ा प्रेशर है। हाँ, एग्जाम में इस चीज का प्रेशर आपको देखने को मिलता है। नाउ द की थिंग्स इज एनालिसिस शुड बी मल्टी डायमेंशनल, और क्वेश्चंस के भी लेवल से ये चीज काफी हद तक डिटरमिन होती है कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि क्लैट का पेपर इजी है, आप लोगों के लिए इजी हुआ, नो डाउट, बट रिमेंबर दिस थिंग, आप जब इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जाकर डेप्थ में क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करोगे ना, यू विल फाइंड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो कि थोड़ा हम कहें कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा रिकमेंडेड चीजों पर पूछ रहा है, जैसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे चर्चा कर रहे थे सर, पिछले कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, जनरल डायर वाला जो पैसेज है उसमें डिस्पर्स करने के लिए क्राउड को किया गया है, या मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया। दिस इज वेयर यू नीड टू थिंक, और वो तभी होगा जब आपको एनालिसिस पता होगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिकोड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। अब जैसे सर यही चंद्रयान 3 बताइए, किसको नहीं पता है? सबको पता है चंद्रयान 3 के बारे में, है ना। हॉट एक तरह कहना चाहिए कि हॉट केक है ना, बिल्कुल हॉट टॉपिक था, जिसको इस बार हमने क्लासरूम प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, बताया भी क्रैश लैंडिंग क्या होती है, बन गई होंगी इसके ऊपर, है ना, प्रज्ञान एंड विक्रम लैंडर, इसके बारे में हमने सब बात करी हुई है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें भी उसने क्या किया, जो क्वेश्चंस जो उसने पुट ऑन किए हैं उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन उसने यहाँ पूछे कि भाई आप ये मुझे बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से एड्रेस किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपको याद होगा तब थे नहीं यहाँ पर, वो बाहर थे, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको किस तरह से ये क्लास में डिस्कस किया, बताया मैंने। बच्चे बोलते थे सर आप इतना डेप्थ क्यों बताते हैं, मैंने कहा ये सब काम आता है। देखिए अब ये कहाँ, यही है ये कि ये कहाँ मिलेगा, बताइए किस कहाँ मिलता है कि पीएम ने किसको एड्रेस करते हुए उस मिशन को जो है डेडिकेशन किया है ना। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो डिटेलिंग आपको बताई जाती है, तो उसका बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल डेफिनेटली मिलता है। और इसीलिए पेपर जो है आपको ये चंद्रयान 3 वाला इवन पेलोड्स तक हमने क्लासरूम में बताए सर, पेलोड्स जो यूज हुए हैं आदित्य L1 में, मैंने बोला था आप चंद्रयान 3 आदित्य L1 कर जाइए, इसमें से एक आना ही है ना, तो वो आ गया। आदित्य L1 तक नहीं पहुंचा, वो चंद्रयान 3 पर उसने जो है समाप्त कर दिया है। मैं अगेन इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, सर की बात बड़ी सेंसिबल है इस मायने में है कि आप यहाँ पर ये समझ पा रहे हो कि डेप्थ एनालिसिस कैसे होता है। और ये मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ, अगर आप ये फैक्चुअली चीजों को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, यू विल नेवर एवर कम टू दिस पॉइंट, यू विल मिस इट फॉर श्योर। अब जैसे फैक्ट अगर आप पढ़ते तो आप सिर्फ इतना पढ़ते कि भाई चंद्रयान 3 क्या था, मिशन कब लॉन्च हुआ, डेट कब हुआ, कब पहुंचा, उस डे को क्या ऑब्जर्व करने लगे इंडिया में। आप कभी इन चीजों पे जाते ही नहीं कि पीएम एड्रेस किसको कर रहे हैं। सर डेट तो उसने पूछा ही नहीं, और डेट उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है बच्चे याद करके और इसलिए उसने पहले ही पैसेज में मेंशन कर दिया है। अगर हम पैसेज का एक्सर्प्ट्स को समझें तो आई गेस मैंने कहीं पर देखा था, यहाँ लास्ट में मेंशन कर दिया, तो वही क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। दिस इज द थिंग, जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट आप समझ पा रहे हैं कि वो आपको टेस्ट बहुत सारे स्केल पर कर रहा है, एंड फॉर दैट टाइप ऑफ अगर आपका ऐसा हम बोले कि
कहीं पर भी अगर हमसे इंटरोगेशन किया जाता है ना तो मल्टी फसेट इंटरोगेशन होता है, एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के बात नहीं बनेगी। कई बार मुझे सर कई स्टूडेंट्स हैं ये बोलते हैं कि आप सर जैसे आप पढ़ा रहे हो या पीयूष सर पढ़ा रहे हो तो बड़ा डेप्थ में पढ़ाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है एक चीज को करने में हमको। फॉर एग्जाम्पल मैं समुद्रयान बता रहा था, हाँ। तो अब समुद्रयान में हम मत्स्य की भी चर्चा कर रहे हैं कि 6000 मीटर डेप्थ तक जाएगा, एंड जैसा आपने बोला कि चंद्रयान आदित्य एल1 करके जाओ, मैं दूसरे एंड पे बोल रहा था समुद्रयान आदित्य एल1 चंद्रयान 3 करके जाओ। इवन हम लोग वीनस मिशन पे भी चर्चा कर रहे थे, गगनयान तक पढ़ा, हाँ, बिल्कुल प्लान है अभी बिल्कुल वो तक हमने क्लास में हाँ, डिस्कस तो अब किया। गगनयान का टेस्ट व्हीकल सक्सेसफुल हो गया तो हम लोगों ने उसकी भी चर्चा तो की। अपकमिंग क्लैट वालों के लिए गगनयान एक पहले से टॉपिक बन गया, आपका टॉपिक बन गया, गगनयान, समुद्रयान, और अब विनस मिशन चलने वाला है तो उस पर भी चर्चा होगी। अगला G20 से रिलेटेड बताइए। तो इस पे तो मुझे लगता है कि हमें कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। एक ओपन टॉपिक, इसे हाँ, ओपन टॉपिक बोलेंगे, बिल्कुल, है ना, ओपन टॉपिक बोलेंगे। अब देखिए किस तरह से G20 का फॉर्मेशन है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो प्लेटफॉर्म किसके लिए डिजाइन किया गया है, क्या उसके पीछे माइंडसेट था उसको बनाने के पीछे, है ना, टाइगर इकोनॉमीज का फॉल, फिर 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब क्लास में डिस्कस है बच्चों, है ना। ये इवन करंट नहीं है, ये आज का 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आज के लिए करंट थोड़ी हो सकता है। एक तरीके से ये जीके है ना, आपके लिए पास्ट हो गया है ना, लेकिन उसका चर्चा करना जरूरी है, उसका डिस्कशन क्लास में जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे G20 का रिलेवेंस क्या है। ठीक है, उसी में क्वेश्चन पूछा है उसने, बड़े स्मार्टली उसने सब क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए हैं इसमें। जैसे उसने पूछा है कौन सा मेंबर नहीं है G20 का, जैसे देखिए अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, और आप, मैं क्लास में बच्चों को बोला था कि G20 में जो गेस्ट आए हैं, जो कंट्रीज आए हैं, उनको पढ़ के जाइए, ठीक है। स्पेशल इनवाइटी बांग्लादेश भी था, हाँ। स्पेशल इनवाइटी जो है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो भी थे, बट इजिप्ट इज नॉट द मेंबर ऑफ द G20। कंफ्यूजिंग इजिप्ट के ही प्रेस और इजिप्ट न्यूज़ में भी रहा, हाँ, क्योंकि 26 जनवरी को इस बार हमारे चीफ गेस्ट भी रहे हो। तो ये चीजें तभी आप समझ पाएंगे जब आपने डेप्थ में चीजों को पढ़ा है, दैट इज वेरी रेलेवेंट। अब जैसे सर मैं इसमें एक आप लोगों को के साथ एक एलेट के पैटर्न पर भी एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 44 कि G20 इज होस्टेड बाय इनकम्बेंट प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत छोटा सा आपके पास, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, व्हिच कंट्री विल होल्ड प्रेसिडेंसी इन 2024? देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ दीस मच ऑफ लाइंस। बिल्कुल, क्वेश्चन यहाँ से टाइम वेस्टेज है। हाँ, एब्सोल्यूट टाइम। क्लास में ट्रॉय का आपने डेफिनेटली बताया होगा बच्चों को, ट्रॉय का, तो ट्रॉय देखिए बताया, ट्रॉय का बच्चों जिसको ट्रॉय का पता ही नहीं होगा वो कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि हम लोग क्लास में जब G20 पे चर्चा करते थे, तो अगर आप लोग को आई होप बिल्कुल याद होगा कि हम लोग 2008 से स्टार्ट करते थे, कि 1999 में फॉर्मेशन हुआ, हेड ऑफ स्टेट मीटिंग 2008 से शुरू हुई है। फिर ट्रायोका की हम चर्चा करते थे कि 22, 23, 24, या पिछले साल हमने बोला 21, 22, 23, अब अगले साल हम बोलेंगे 24, 25, 26। अब दिस इज हाउ इट हैपेंस, कि अगर आपने डायमेंशंस टच नहीं किए, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से लूप होल्स व्हिच वुड स्टे एंड दैट वुड परसिस्ट। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे डायमेंशंस को समझे। अब जैसे लास्ट टॉपिक, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा गया पैसेज। इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि क्लैट को हम अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल। आप प्योर जीके कह सकते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल। सर आप ही का है ये टॉपिक, आप ही का एक्सप्लेन तो मैं इसके लिए क्लैट को अप्रिशिएट करूंगा इस पैसेज को लाने के लिए, बिकॉज जो एक अगेन स्टीरियोटाइपिंग हमने की हुई थी, क्लैट के जीके सेक्शन को हम लोग जीके नहीं बोलते थे, सीए बोलते थे। Now this is the section that is going to breach that part. अब यहाँ पर बदलाव दिख रहा है, आपके पास पॉलिटी का भी कॉन्टेक्स्ट है और सर हिस्ट्री भी है। अब अगली बार क्या पता इकोनॉमिक्स आ जाए, आप मना नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स पे सर मुझे एक चीज याद आ गई, पिछले साल 2021 के एग्जाम में एक पूरा पैसेज, अगर आपको भी याद होगा ही सर, एक पूरा रेमिटेंस पर पैसेज पूछ गया था। रेमिटेंस इवन क्या मतलब रेमिटेंस पे पूछा पूरा, और पूरा एग्जैक्ट फिगर्स पूछे थे। तो आप इकोनॉमिक्स भी डील कर रहे हो, जो अगेन मैं वही कहूंगा कि जो माइंडसेट बना के हम बैठे हैं ना, उस पे क्लैट काम नहीं कर रहा है। क्लैट अब जो बच्चा चीजें अलग कर रहा है, अब जो बच्चा केवल करंट अफेयर पढ़ के गया होगा, मिस आउट करेगा, उसने हाथ खड़े कर दिए होंगे इस पैराग्राफ में। सर मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ ये बात कि अगर आपको आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 नहीं पता है, आप इक्वालिटी को समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे उसको कि इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से बात करती है ना, और वेरी स्टार्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वो जरूरत है आपको समझने की। एग्जैक्टली।
तो अब जैसे सर ने आर्टिकल 14 से लेकर 18 की बात की, राइट टू इक्वालिटी की सर ने बात की, तो अब इसी को एक स्टेप आगे मैं अगर लेकर जाऊं, आपके लिए जैसा मैंने पहले कहा था कि फैक्चुअल लर्निंग इज नॉट अ मैटर। आप सिर्फ आर्टिकल 14 पढ़ लोगे, 15, 16, 17 में क्या आ रहा है, 18 में क्या आ रहा है, और फिर आपने उसको सेल्फ रिव्यू कर लिया कि अच्छा ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कहाँ पर है, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है, इज नॉट गोइंग टू वर्क। जनरल एक्सेप्शंस पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। 15 का क्लॉज 4, 16 का क्लॉज 4, अमेंडमेंट आते हैं तो कैसे हो रहे हैं, दिस इज हाउ इट इज। और ये समझने के लिए सर मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि बच्चा दोनों एस्पेक्ट लेकर चले, करंट का क्या है एस्पेक्ट और स्टैटिक नेचर क्या है, बिल्कुल। अदरवाइज उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा। राइट टू इक्वालिटी की बात देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी अगर आप किसी भी पोस्ट पे जो विदहोल्ड किए हुए हैं ऑनरेबल, जो भी चाहे वो पीएम हो या फिर कोई भी की पोस्ट पे हो, या कोई जुडिशरी का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप सीजीआई को ही ले लें, बार बार कोट करते हैं अपने जजमेंट्स में इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो आप इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे उसने यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं देख रहा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक ऑप्शन उसने आई थिंक यहाँ पर उसने बताया है, ये रहा सर, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ क्लास में बताया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली आप इसमें अटकेंगे, इसमें फंस जाएंगे आप, यू विल ट्रैप्ड इन इट, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, उसने सीधा सीधा आपसे बोला कि आप पैराग्राफ पढ़ो, और उसकी पैराग्राफ की आप लाइन पढ़िए जिसमें उसने बोला है, यहां पर देखिए आप, कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से चुन के आ जाते हैं, व्हाट वी विल हैव टू से इज दैट मैन वाज वेल, है ना। तो आपको चाह रहा है कि आप जीएस का पैराग्राफ पढ़ें, उस क्वेश्चन का आंसर ही यहां से निकल के आएगा, ठीक है, और मिड में है सर, देखिए मिड में है, आपको पूरा पैराग्राफ इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसने डेफिनेटली स्टीरियोटाइप्स जो है उसने ब्रेक किए हैं, इस बार पेपर में ब्रेक किए हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप पढ़ाते हैं, बताते हैं बच्चों को कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ज्यादा रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है ना, वो पूछ दिया उसने, एज इट इज पूछ दिया है। बिल्कुल, तो ये अमलगमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस पूरे के पूरे जीके सीए सेक्शन को कॉम्प्रिहेंड करें लास्ट में, अगर इसको हम एक कंक्लूजन तक लेकर जाएं, डेफिनेटली आई नो आप में से सभी लोगों का मैसेज जो रहेगा वो यही रहेगा कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत इजी था पेपर। नाउ इजी आपके लिए है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके लिए इजी है। मेरे पास कॉल कर करके बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि सर पेपर इतना इजी था, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, भाई नहीं है ऐसा, कट ऑफ उतना ही रहेगा, आपके लिए पेपर इजी है, आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए इसलिए इजी बिकॉज़ यू हैव डन दैट पार्ट, ठीक है। अब ये चीज मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछ लूं अगर सपोज भाई जिसने सीए के इस सेगमेंट को नहीं टच किया, अब जिसने लेट से जैसे अभी हम लोग G20 एक ऐसा टॉपिक है जिसको सबने पढ़ा है, चंद्रयान ऐसा टॉपिक है जिसको सबने पढ़ा है, बट व्हाट अबाउट, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि इजराइल पैलेस्टीन भी पढ़ा है, बट क्या ये उस तरीके से पढ़ा है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया क्या, तो क्योंकि आपके पास जब रिसोर्स नहीं होता, इट इज क्वाइट कम्बरसम फॉर यू टू डिकोड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। अब जैसे सर अभी वॉर की बात कर रहे थे, स्टूडेंट, और ये मैं सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एक अच्छा खासा सेगमेंट ऐसा है जो इन चीज़ों को टच नहीं करता, उसने गल्फ वॉर की बात नहीं की, उसने गल्फ वॉर पढ़ा नहीं, उसने 6 डे वॉर पढ़ा नहीं। अब ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं पढ़ रहे, बिकॉज उसका रेलेवेंस हमें नहीं लगता। बट व्हेन यू थिंक इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, एग्जामिनर के परव्यू से सोचोगे तो वहाँ सारी चीजें वैलिड है, डेफिनेटली वो सब चीजें टारगेट करेंगे। पैलेस्टाइन की लड़ाई में केवल पैलेस्टाइन ही शामिल नहीं, आस पड़ोस की कंट्रीज भी शामिल है ना। तो इसलिए क्वेश्चन उसने वही पूछा है ना, यौम किपर वॉर को अगर उसने ऑप्शन में डाला है तो एक्सपेक्ट करता है आप उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें, उस चीज के आसपास पेरिफेरी नॉलेज को भी आप लेके आए एग्जाम हॉल तक। एक तरह से मैसेज है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए कि आप बिल्कुल फैक्चुअल फैक्ट्स रट के नहीं आ सकते कि भाई ठीक है आप मैगजीन पे मैगजीन मार्केट से खरीदे जा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और 1 महीना पहले बैठेंगे और मैगजीन पढ़ लेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे और जीएस के क्वेश्चंस आपको नहीं होगा। 2 पैराग्राफ तो नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, 2 से 3 पैराग्राफ, हाँ 2 पैराग्राफ कर ले जाएंगे आप, या 2 से 3 पैराग्राफ में आप अटक जाएंगे, और 2-3 पैराग्राफ का मतलब है 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है रैंक होल्डर्स के लिए। 15 क्वेश्चंस बहुत बड़ा, आप समझिए आपका सिलेक्शन जो है एक क्वेश्चंस पे है। बिल्कुल सर, मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको जो समझने वाली चीज़ है वो ये, और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो अब
एस्पायर कर रहे हैं क्लैट नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल बिल्कुल गाइज यहाँ पर आपको ये चीज़ मान के चलना है कि प्री कंसीव्ड नोशन, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द एग्जाम, वी शुड नॉट डू दैट। पैटर्न चेंज भले ही ना हो, बट जिस मैनर में क्वेश्चंस का तरीका बदलता है वो आपको समझना होगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू क्रैक दैट काइंड ऑफ एग्जाम। hardly 40% questions Exactly. hardly 40% questions in this paper belongs to the factual information। Perfect. जो मुझे लगता है। हाँ। बाकी आपका डिटेल एनालिसिस, आपका क्या एनालिसिस, आप क्या सोचते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के। जैसे बहुत से बच्चे मेरे को मिले सर, उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरा रीजनिंग का एक पैराग्राफ छूट गया, लीगल का पैराग्राफ छूट गया, मैथ का पैराग्राफ छूट गया। मैंने उनसे पूछा कि क्यों हुआ, ऐसा सोचा आपने? क्योंकि आपको ये पढ़ना पड़ रहा था पैराग्राफ पूरा, टाइम किल होता है उसमें, जाता है। पहले ये नहीं करते थे आप लोग, है ना, तो जाता है और लास्ट में मैथ करना, उसको टैकल करना थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो बच्चों का वो लॉस हुआ है। तो वी ट्रेन्ड अवर स्टूडेंट्स इन अवर टेस्ट सीरीज कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना। हमने बताया उनको कि आप मैथ का सेक्शन लास्ट के लिए छोड़िए ही मत, आप उसको मिड में लीजिए, क्योंकि लास्ट में प्रेशर में आप यू कांट हैंडल द मैथ्स। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रेशर इतना रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रेशर रहता है उसमें। एग्रीड। जहाँ पर भी कैलकुलेशंस हैं, यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ क्लियर माइंडसेट कि भाई आपको रिलैक्स होकर, फोकस होकर काम करना पड़ेगा। एंड दिस डजंट गो इन अ जिफी। तो कहीं ना कहीं अगर निष्कर्ष हम निकालें, कंक्लूजन पर आए हम इस पूरे क्लैट के सीए जीके के सेगमेंट को, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगेन आप इसको मॉडरेट प्लेस कर सकते हो, बट आप ऑब्वियसली जो हमारे साथ जुड़े रहे उनके लिए इजी था, ठीक है। हम दोनों के लिए बहुत इजी था, ठीक है, बट ठीक है, दैट डजंट टेक इनटू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमारे लिए इजी होना इज ऑब्वियसली हमारा ये कप ऑफ टी है, हाँ। हमारा ये इसके साथ उठना बैठना है, यही एक्सपर्टाइज है जो हम आपको डिलीवर करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो हमारे लिए इजी होना मैटर करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके लिए इजी हो गया। Yes. जिनके लिए नहीं हो पाया इजी, डेफिनेटली व्हाट वी वुड रिकमेंड यू, अगर आप दोबारा से जा रहे हैं क्लैट के लिए, Definitely. स्टे फोकस। देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, क्रेस्ट एंड ट्रो से ही पूरी जिंदगी बनी है। तो अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, बेस्ट विशेस। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर यू। आपको बस एक चीज करना है, डगमगाना नहीं है, स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने होंगे डेफिनेटली। नई स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप हमारे चैनल पर हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है सक्सेस मंत्रा, यू विल गेट द अपडेट्स। कुछ भी चेंजेस हैं, यू विल गेट इट टू नो। एंड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज, अ मेल, you'll definitely get a reply from our side। और अगेन मैं यही कहूँगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे एंड पर ये रहेगा कि पेपर का जो जीके सेगमेंट था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर रहा। अगर आप अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, 90% ऑफ द क्वेश्चंस वर डुएबल डेफिनेटली। तो मैं चाहूँगा सर आप भी कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें। बिल्कुल। देखिए सर, मेंटोरशिप और राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए पहली बात तो आप लोगों को इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया और उसको पूरे जोश के साथ बच्चे गए एग्जाम हॉल तक। गुड डे बैड डे लगा रहता है बच्चों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जीवन का पहला एग्जाम, मैं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट एग्जाम है उनके लाइफ का, उनका एक एक्सपीरियंस आप लेके आए हुए एग्जाम हॉल से। लेकिन अच्छा बच्चा वही है, गुड स्टूडेंट्स वही है जो उससे की टेक अवेज ले। क्या की टेक अवेज, क्या गलती हुई मेरे से, क्या सही रहा, क्या गलत रहा, कहाँ मैं और अच्छा कर सकता था, ठीक है। तो राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप विल हेल्प यू, है ना। तो आप जो है इन चीज़ों से जो है सबक ले सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। और जो एक्सपर्टाइज है हमारी टीम के पास, जो इस इंस्टीट्यूट के पास, जो हम आपको डिलीवर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो उससे आप जुड़िए, उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगा कि जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है, पलक झपकते ही समय गुजर जाता है सर। सक्सेस उतनी ब्रॉड होगी, बड़ी होगी, जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि सफलता उतनी दीर्घ, शुरुआत जितनी शीघ्र, है ना। तो डेफिनेटली इसी के साथ बस बच्चों, ठीक है, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।